एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का थीम नंबर 10 कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड का पार्ट नंबर 2। ओके, पार्ट नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक 2 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो भी ये कह रहे थे कि पेज नंबर 74 तक उन्हें पढ़ना है सिलेबस में, तो 274 तक इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 274 के बाद की चीज़ें होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप एक बार जा करके चेक कर लेना। एंड नोट्स आपको हाईलाइट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखें कि क्या है हो एंड द प्लग। ओके, तो बेसिकली हो में क्या है, जो कुदाल से चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, कुदाल सबको पता होगा, और वो खेत कोड़ने के लिए ऐसा होता है। एंड प्लग क्या होता है, प्लग मतलब इसमें हल का काम होता है। ओके, तो इसमें हल का काम होता है एंड उसमें क्या हो गया, हमारा कुदाल का काम हो गया। तो ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, एंड इन दोनों चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे। नाउ शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम अ रीजन ऑफ सेटल्ड कल्टिवेशन टू वन वेयर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सेटल्ड कल्टिवेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे एक जगह पे रह करके जो फार्मर्स थे, जो लोग थे, वो खेती किया करते थे। एंड अब हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोग एक जगह पे जा करके वहाँ की झाड़ी ओड़ियों को सफाई करके वहाँ पे जला करके और उसको एक खेत का रूप देते हैं और वहाँ पे वो खेती करते हैं। एंड जब वहाँ पे जो खेती कम हो जाती है, थोड़ी उपज कम हो जाती है, तो वो दूसरे जगह पे सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ साल खेती करते हैं या 1-2 साल खेती करते हैं, उसके बाद फिर वो मूव ऑन करके कहाँ जाते हैं, दूसरे खेत पे जाते हैं। ठीक है, और या फिर मतलब ऐसा होता है कि 4-5 साल के बाद वो वापस इसी खेत पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन होती है वो फिर से उपजाऊ हो जाती है कुछ साल के लिए, जब इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस पर खेती नहीं की जाती है। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारा स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है। एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होता है वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि राजमहल हिल्स में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस तरह से हो रहा था और क्या प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो रही थी वो कैसे हो रही थी। ठीक है, इन द हिल्स ऑफ राजमहल। ओके, इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुचानन ट्रैवल थ्रू द राजमहल हिल्स। अर्ली 19th सेंचुरी में जो बुचानन है एक ट्रैवलर है, तो वो ट्रैवल करते हैं कहाँ से, राजमहल हिल से। ठीक है, राजमहल हिल से जब वो गुजर रहे होते हैं तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो डायरी उन्होंने जो भी मेंटेन करा है उस हिल के बारे में, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या लिखा है एग्जैक्टली, कि किस तरह से वो हिल दिखता था, वहाँ के लोग कैसे थे, वगैरह वगैरह। The hills appeared impenetrable, a zone where few travels ventured, an area that signified danger. तो ये जो हिल्स था वो क्या था, इम्पेनेट्रेबल था, मतलब एक ऐसा हिल था जहाँ पे लोग जाने से डरते थे। ठीक है, कतराते थे, वहाँ पे कोई भी ट्रैवल जाना जल्दी पसंद नहीं करता था। और वो क्या था, एक डेंजर की तरह था, मतलब एक खतरनाक हिल था, ऐसा माना जाता था। ठीक है, ऐसा बुचानन का कहना था कि वो क्या था, एक राजमहल हिल खतरनाक हिल था और वहाँ पे जल्दी कोई भी ट्रैवलर जाना नहीं चाहता था। People were hostile, apprehensive of officials and unwilling to talk to them. Peoples क्या थे, हॉस्टाइल थे। ठीक है, काफ़ी अजीब तरह का बिहेव करते थे। एंड जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स जाते थे उनसे वो बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ठीक है, ये था। और ये ऐसा क्यों था कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए थे किसी भी इंसान से, मतलब जो बाहर का आया हुआ व्यक्ति होता था उनसे बात नहीं करना चाहते थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न था वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो हिल फोक्स थे, जो हिल में रहने वाले पीपल्स थे, वो कौन थे, एंड वाई वेयर दे सो एप्रीहेंसिव ऑफ बुचमान्स विजिट, और बुचमान्स के वहाँ पे जाने से वो इतने ज़्यादा एप्रीहेंसिव बिहेव क्यों कर रहे थे। ठीक है, इतने ज़्यादा अजीब क्यों हो गए थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है। तो जो उनका लिखा हुआ डायरी है, हिज जर्नल वॉज रिटन एज अ डायरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड, बट दे डज नॉट टेल्स अस अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, सो हिस्ट्रियंस हैव टू टर्न टू अदर रिकॉर्ड्स। तो देखो, जब बुचनान, ठीक है, मैं नाम थोड़ा गलत बोल रही थी, तो जो बुचनान थे जब वो पहुँचे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में मेंटेन करी, रिकॉर्ड करी। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ की चीज़ों को रिकॉर्ड करा कि वहाँ के पीपल्स किस तरह से रह रहे हैं, उनकी जो रहन सहन है वो किस तरह की है, किस तरह का कल्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने मेंटेन करा तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आ गए। ठीक है,
कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। देखो यहाँ पे 2 सवाल हमारे पास आ गए कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे, कौन थे वो लोग, इस तरह के क्वेश्चन आए ना हमारे पास। तो उन्होंने जो लिखा है अपनी डायरी में वो हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है, या फिर मतलब इतने नहीं हमारे लिए कि हम सारी चीज़ों का आंसर वहाँ से ढूंढ सकें, ठीक है। इसलिए हिस्ट्रियंस ने क्या करा है, दूसरे रिकॉर्ड्स पे ध्यान दिया है, जो दूसरे रिकॉर्ड्स थे उन पे भी ध्यान दिया है उन सारे क्वेश्चन का आंसर फाउंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेट 18th सेंचुरी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं लेट 18th सेंचुरी के, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि जो हिल फोक हैं, जो हिल में रहने वाले पीपल्स हैं, वो उन्हें क्या कहा जाता है, पहाड़ियाज, ठीक है। तो वो पहाड़ पे रहने वाले हैं इसलिए उन्हें पहाड़ियाज कहा जाता है, ओके। और वो राजमहल हिल्स के अराउंड आसपास में रहते हैं, सबसिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं, जो भी उन्हें फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ना कि सेटल्ड एग्रीकल्चर, ओके। आगे हमारे पास क्या है, ग्रो वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन। अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, क्या ग्रो करते हैं, तो पल्सेस, दाल वगैरह, मिलेट्स वगैरह ग्रो करते हैं वो, ओके। स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विथ होज, कल्टिवेटेड द क्लियर्ड लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो उनके होज होते हैं, जो उनके कुदाल होते हैं, उनसे खुरेज करके, ठीक है। और थोड़े से ज़मीन को, मतलब कुछ ज़मीन को वो क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, और कुछ साल उस पर खेती करते हैं। एंड वहाँ से फिर क्या करेंगे, वो कुछ साल खेती करके वो दूसरी ज़मीन पे जाएंगे, वहाँ पे फिर साफ़ सफाई करेंगे, फिर वहाँ पे वो खेती करेंगे। और ये जो उनकी जगह थी, जो वहाँ पे वो पहले कर रहे थे खेती, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर वो कुछ सालों के बाद क्या होगा, फिर से उसमें उपज आ जाएगी, ठीक है, फिर से वो फर्टाइल हो जाएगा। From the forest, they collected mahua, a flower for food, silk cocoons and resin for sale, and wood for charcoal production, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल्स थे, जो हिली पीपल्स जिनको हम पहाड़ियाज कह रहे हैं, वो क्या कलेक्ट करते थे खाने के लिए, तो जो महुआ फ्लावर्स होता है, एक ट्री होता है ये महुआ, ठीक है। तो उसके फ्लावर्स को कलेक्ट करते थे वो अपने खाने के लिए, सिल्क कॉकन्स एंड रेजिन्स सेल करने के लिए, बेचने के लिए, और वुड चारकोल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर कि वो क्या यूज़ करते थे खाने के लिए, सेल करने के लिए। आगे हमारे पास क्या है, द पैचेज ऑफ ग्रास दैट कवर्ड द लैंड्स लेफ्ट फैलो प्रोवाइडेड पास्चर फॉर कैटल। अब देखो, जो उनके पास जो पैचेस होते थे, जो लैंड्स होते थे, जो वो छोड़ दिया करते थे, ठीक है। मतलब जहाँ पे वो खेती करके फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ते थे ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे घास उग जाते थे, जो किस काम आते थे, जो उनके कैटल्स होते थे, ठीक है, उनको पास्चर प्रोवाइड करने के काम आ जाते थे, वो उनके खाने के काम आ जाते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे जगह होते थे जहाँ पे छोटे छोटे घास उग रहे होते हैं, वो भी उनके कैटल्स के लिए यूज़ में आ जाते थे। यहाँ तक हो गया हमारा। आगे क्या है, द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज। अब उनकी लाइफ कैसी थी, मतलब वो क्या थे एग्जैक्टली, तो वो हंटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रियर्स, ठीक है। तो वो क्या थे, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा किसके बारे में है, उन हिली पीपल्स के बारे में है, हिल फोक के बारे में, पहाड़ियाज के बारे में, ठीक है। कि वो क्या थे, कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या सेल करते थे, ये सारी चीज़ें हमारी है, ठीक है। उनके कैटल्स क्या खाते थे। लिव्ड इन द हटमेंट्स विद इन टैमरिंड ग्रोव्स। जो इमली के पेड़ वगैरह होते थे, उनके बीच में जो जगह होती थी, वहाँ पे उनके हट्स होते थे, उनकी झोपड़ियाँ होती थी, जहाँ पे वो रहते थे और आराम कहाँ करते थे, एंड रेस्टेड इन द शेड ऑफ मैंगोज ट्रीज। तो आम के पेड़ की छाप बहुत ज़्यादा दूर तक फैली होती है, आपको पता है बहुत घना होता है आम का पेड़, तो उसके नीचे वो आराम किया करते थे। कॉन्सिडर द इंटायर रीजन एज देयर लैंड। जो भी लैंड होता था वहाँ आसपास में, वो उस पूरे रीजन को अपना एक निजी लैंड मानते थे, ठीक है, अपना लैंड मानते थे। रेसिस्टेड द इंट्रूशन ऑफ आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स थे उनका आना वहाँ पे मना था, ठीक है। देयर चिफ्स मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप, सेटल डिस्प्यूट्स एंड लेड द ट्राइब्स इन बैटल्स विद अदर ट्राइब्स एंड प्लेन्स पीपल। देखो, उनका जो चीफ होता था, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे हम जाते हैं तो हर जगह एक मुखिया होता है, ठीक है। तो उनके भी कोई ना कोई चीफ हुआ करते थे, जो कि उन सब के बीच में, उन सारे पीपल्स के बीच में एक यूनिटी, एकता बनाए रखते थे, और जो भी वाद विवाद होते थे, जो भी झगड़े वगैरह होते थे, उन सबको सुलझा देते थे। और दूसरे जो ट्राइब्स अगर हैं, और प्लेन्स पीपल, जो उनके नीचे रहने वाले, जो प्लेन्स में रहने वाले जो पीपल हैं, जो कल्टिवेटर हैं, उनके साथ अगर झगड़ा होता था, बैटल्स होता था, तो उनमें भी वो क्या करते थे, उनका निरीक्षण करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक कि जो पहाड़ियाज थे उनकी लाइफ एग्जैक्टली कैसी थी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, द पहाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट
लिव्स, ठीक है। तो देखो बार बार क्या होता था कि जो पहाड़ियाज थे वो जो एग्रीकल्चरलिस्ट जो प्लेन्स में रहा करते थे उन पे आक्रमण क्या करते थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता था, उन पे हमला क्यों करते थे ये, तो अपने सर्वाइवल के लिए। जब वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको स्कार्सिटी होती थी, ठीक है। वहाँ पे अगर वो कोई भी चीज़ वो कोई भी चीज़ अगर उगा नहीं पाया अपने खाने के लिए, ठीक है, या फिर खाने पर उनका कोई भी अनाज नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, जो प्लेन्स में रहने वाले पीपल्स होते थे, क्योंकि वो कल्टिवेटर्स थे, वो बहुत सारे अनाज उगाते थे, तो उन पे वो हमला करते थे और वहाँ से सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें वो छीन लेते थे, ठीक है। तो ये वो करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, पार्टिकुलरली इन द ईयर्स ऑफ स्कार्सिटी, जिस साल स्कार्सिटी होती थी, कमी हो जाती थी, अकाल पड़ता था। The zamindars on the plain had to often purchase peace by paying a regular tribute to the hill chiefs. अब देखो जो जमींदार्स हुआ करते थे, जो प्लेन एरियाज में रहते थे, वो क्या करते थे, शांति बनाए रखने के लिए, ये सब झगड़े ना हो, उन्हें हमला ना करना पड़े, इसलिए वो क्या करते थे, जो हिल के जो चिफ हुआ करते थे उनको कुछ पे करते थे, ठीक है, मतलब पैसे वैसे दे दिए, अनाज दे दिए, कुछ भी। तो ये समझ लो कि वो कुछ दे करके क्या खरीदते थे, पीस। जमींदार उन्हें पैसे दे करके या फिर कुछ भी दे करके शांति खरीदते थे, और यही चीज़ ट्रेडर्स भी खरीदते थे, ठीक है। जब ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो किधर भी रास्ते से निकलेंगे, तो जब वो निकलते थे हिली पीपल्स के रास्ते से, तो उन्हें क्या करना होता था, जो चिफ्स होते थे हिली पीपल्स के, उनको कुछ पे करना होता था, और इसके बदले में ट्रेडर्स को क्या मिलता था, तो ट्रेडर्स को अच्छी खासी निगरानी मिल जाती थी, मतलब उनकी देखभाल हो जाती थी, और उनके जो भी सामान होते थे, मतलब उनको ये संतुष्टि दिला दी जाती थी कि उनका सामान कोई भी चोरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बदले में मिल जाती थी, ओके। It broke down in the last decades of the 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India. अब देखो ये जो शांति थी, जो खरीदी जा रही थी और बेची जा रही थी, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जब सेटल्ड एग्रीकल्चर्स बढ़ने लगे, ठीक है, एग्रेसिवली एक्सटेंडेड इन ईस्टर्न इंडिया, तब क्या हुआ, सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई, मतलब बैटल्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जो एक्सटेंड हो रहे थे ये एग्रीकल्चर, उसमें साथ कौन दे रहा था, तो ब्रिटिश साथ दे रहे थे, ठीक है। वो इनकरेज कर रहे थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। वो चाहते थे कि यहाँ पे कल्टीवेशन हो राइस वगैरह का, जिससे उन्हें रेवेन्यू मिले, ठीक है। जमींदार्स एंड जोतदार्स टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड। जो जमींदार्स थे प्लेन एरियाज में, वो अपनी ज़मीन को बढ़ा रहे थे, ठीक है, बढ़ा रहे थे, और जोतदार्स भी बढ़ा रहे थे, और किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे, राइस फील्ड्स में वो कन्वर्ट कर रहे थे, ओके। अब देखो जमींदार्स necessary to enlarge the sources of land revenue, produce crops for export and establish the basis of a settled ordered society. अब देखो यहाँ पे आता है कि जो जमींदार थे वो ऐसा कर क्यों रहे थे, ठीक है, मतलब पहले जितना में वो रह रहे थे उतने में रह लेते, वहीं पे मतलब जो भी वो उगाते थे उतने में ही उगा कर खा लेते। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, तो जो उनका लैंड रेवेन्यू था वो बढ़ाने के लिए कर रहे थे, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड अ बेसिस ऑफ सेटल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी, और एक ऑर्डर्ड सोसाइटी वो स्टैब्लिश करना चाहते थे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी लोग हमें भी पता है कैसे होंगे वो, मतलब एक समाज की तरह तो वो रहते नहीं होंगे, ठीक है, मतलब उनका एक अलग ही होता है, तो वो चाहते थे कि वो भी एक ऑर्डर्ड सोसाइटी बन जाए, ठीक है, एक अच्छी खासी सोसाइटी बन जाए जो सभ्य व्यवहार करें। आगे हमारे पास है ऑर्डर्ड सोसाइटी, क्यों, बिकॉज दे शॉ फॉरेस्ट पीपल एज सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो फॉरेस्ट के पीपल हैं वो क्या है, सैवेज हैं, क्रूर हैं, अनरूली हैं, प्रिमिटिव है, और उन्हें गवर्न करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि वो भी सभ्य बन जाए। और जो लोग सभ्य थे, आपको पता होगा कि जो भी सभ्य लोग थे उन पे जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी या फिर जमींदार लोग थे वो कितना अच्छे से रूल कर पाते थे, ठीक है। तो बेसिस जो उनका था, उनका जो बेस था वो क्या था, वो था गवर्न करना, ठीक है। जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़ी लोगों को सभ्य बना करके, ठीक है, एक ऑर्डर्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करके वो चाहते थे ब्रिटिश और जमींदार्स की वो रूल करें उन पे, ठीक है। अब देखो हमारे पास आगे क्या होता है, एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पास्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड। अब देखो जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, ठीक है, तो जो एरिया था फॉरेस्ट के अंडर में और पास्चर के अंडर में वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, वो कम होने लगा। शार्पेंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फॉक एंड द सेटल्ड कल्टिवेटर्स। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हिल फोक हैं और कल्टीवेटर्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा,
क्योंकि जो एरियाज़ पे ये कल्टीवेटर्स अपना हक जमा रहे थे, उसे आगे बढ़ाते जा रहे थे, एक्सपेंड करते जा रहे थे, वो किसका था? हिल फोक का था, ठीक है, जो हिली एरियाज़ में रहने वाले पीपल्स थे उनका था। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। कॉलोनियल ऑफिसर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो क्या इस चीज़ को मान रहे थे? बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। किस चीज़ को? हिली फोक को हैंडल करना, ठीक है। वो उन्हें ना तो सभ्य बना पा रहे थे और ना ही उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर कर पा रहे थे कि वो पेड़ वगैरह को काटे और एक मतलब अच्छे से सेटल्ड एग्रीकल्चर में प्रवेश कर जाए, ठीक है, मतलब वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे थे, ये सारी चीज़ें उन्हें क्या लग रही थी? डिफ़िकल्ट लग रही थी कॉलोनियल ऑफिशियल्स को। इन द 1770s, the British embarked on a brutal policy of extermination, hunting the paharias down and killing them. और जब ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई, वो नहीं हैंडल कर पाए, तब उन्होंने क्या किया? एक ब्रिटल पॉलिसी ला दी, जिसमें कि उन्होंने पहाड़ियाज की हंटिंग शुरू कर दी, उनका शिकार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगे जा कर के क्या हुआ? एक शांति के लिए कुछ साइन करना पड़ा, एक पॉलिसी लानी पड़ी, ठीक है, 1780s में जो आई। ओके। अगस्टस क्लीवलैंड, इन्होंने क्या किया? द कलेक्टर ऑफ द भागलपुर प्रपोज्ड अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, एक पैसिफिकेशन की पॉलिसी लाई इन्होंने, जिसके तहत था कि मतलब ये सारी चीज़ें शांत कर दी जाए, अब ये जो है इतना झगड़ा वगैरह, ये हंटिंग वगैरह बंद कर दी जाए, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या था? पहाड़ियाज चीफ वेयर गिवन एन एनुअल अलाउंस, इसमें यह था कि जो पहाड़ियाज के चीफ हैं, जो उनके मुखिया हैं, उनको एक एनुअल अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, मतलब साल में एक बार। तो ये देखो हमारे पास पहाड़ियाज लाइफ है जो कि हो पे डिपेंडेंट थे, उनका जो सिंबल था वो हो था, एंड जो सेटलर्स थे, प्लेन सेटलर्स, उनका क्या था? प्लग था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक जो है बैटल चला था, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंबल अगर आ सकता है लिखने को तो यहाँ पे देखो पहाड़ियाज लाइफ का हो था एंड सेटलर्स का प्लग था, तो ये याद रखना, ओके। एंड लास्ट में इन सब चीज़ों का लास्ट में यही दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो था बैटल वो काफ़ी लंबे समय तक चला। तो पहाड़ियाज का अलाउंस तो हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं हमें। एक तो पहाड़ियाज के वो चीफ होंगे जो कि इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस अलावेंस को, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ हम वो देखेंगे, ठीक है। और जो नहीं एक्सेप्ट करे वो तो मतलब अलग ही रहेगा, जो नहीं एक्सेप्ट किया उनका तो मतलब कोशिश किया उन्होंने कि उनका जो सर्वाइवल है वो थोड़ा इजी रहे, अपनी सर्वाइविंग के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा उनके साथ क्या हुआ? तो वो एक जैसे हमारे जो सेटलर्स थे जो कि काम करना शुरू कर दे रहे थे, जैसे हमने पढ़ा ना राजा लोग के बारे में, जो कि जमींदार में उनको कन्वर्ट कर दिया गया था और उनके पास एक लिमिट में पावर दे दी गई थी। तो बिल्कुल वैसा ही क्या हुआ? पहाड़ियाज चिफ का हुआ, ठीक है। जब ये चिफ थे, मुखिया थे, तो इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब दबदबा था इनके एरियाज़ में। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा एनुअल अलाउंस को, तो इनका जो पावर था वो क्या हुआ? इनके एरिया में ही कम हो गया और इनका एक लिमिट में पावर हो गया। ये माना जाने लगा कि मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड है? एनुअल अलाउंस पे डिपेंड है। और ये लोग मतलब क्या है, इनका राज मतलब वैसे नहीं चल सकता था जैसे पहले चलता था, ठीक है। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन्स कंटिन्यूड, द पहाड़ियाज withdrew deep into the mountains, insulating themselves from hostile forces and carrying on a war with outsiders, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे ये पैसिफिकेशन कैंपेन्स कंटिन्यू होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ? पहाड़ियाज को जगह छोड़नी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे इन्हें ये अलाउंस दिया गया था कि अपने जो भी इनके आदमी हैं उनको सभ्य बनाए, अच्छे से उनको मतलब अच्छे मैनर्स वगैरह सिखाए, ये सारी चीज़ें थी इसमें अलाउंसेस में। तो भाई देखो वो तो वो कर नहीं पाए, और इनका था कि जब ये एनुअल अलाउंसेस देंगे हमारे कॉलोनियल ऑफिशियल्स, तो बदले में इन्हें कुछ मिलना भी चाहिए। तो बदले में इनका था सभ्य इंसान, और वो सभ्य बन जाएंगे तो खेती भी करने लगेंगे, और ये अपना जो एरिया था खेती का वो भी बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या हो गया? जो पहाड़ियाज थे उनको और भी ऊपर चढ़ना पड़ा, और भी मतलब अंदर जाना पड़ा माउंटेन्स के, ठीक है। और काफ़ी टाइम इन्हें आउटसाइडर्स के साथ वॉर भी करना पड़ा। So when Buchanan traveled through the region in the winter of 1810 and 11, the Paharias naturally viewed him with suspicion and distrust. तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया सबका कि बुचानन जब ट्रैवल कर रहे थे उस एरिया से, राजमहल हिल से, 1810 और 11 की विंटर में, सर्दी में, तो क्या हुआ था? पहाड़ियाज ने नेचुरली इन पे भरोसा क्यों नहीं किया था, शक उन पे क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये एक इंग्लिश मैन थे, ठीक है, गोरे मतलब हाँ गोरे लोग थे।
तो इसलिए इन पे शक किया गया कि ये भी क्या करने आए हैं, उनसे उनकी जो ज़मीन वगैरह है वो छीनने आए हैं, और या फिर उनको भी मतलब एक सेटलर्स के रूप में कन्वर्ट करने आए, ठीक है। इस वजह से इन पे डिस्ट्रस्ट किया गया, इन पे भरोसा नहीं किया गया। हो गया। बाय दिस टाइम इन फैक्ट देयर वर न्यू इंटिमेशंस ऑफ डेंजर। अब देखो, ये तो चल रहा था ब्रिटिश और जमींदार्स का दबदबा पहाड़ियाज पे, अब उसके बाद एक नया डेंजर भी इनको देखने को मिल गया। उसका भी स्टार्टिंग हो गया किस चीज़ का, सांथल्स वेर पावरिंग इनटू द एरिया। अब इस एरिया में सांथल्स भी आने लगे थे। अब सांथल्स आने लगे थे तो एक नया आ गया इनके पास प्रॉब्लम। अब देखो सांथल्स के साथ इनका क्या होता है, कैसे होता है। आगे हमारे पास है द सांथल्स पायनियर सेटलर्स। इन्होंने क्या किया, एट द एंड ऑफ 1810 के एंड में बुचानन क्रॉस्ड कुंजूरिया पहाड़ विच वॉज पार्ट ऑफ द राजमहल रेंजेस, पास थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड एंड रिच अ विलेज। बुचानन क्या करते हैं, गंजूरिया पहाड़ को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जो कि एक राजमहल रेंज का ही पार्ट है। तो एक मतलब रॉकी टाइप के कंट्री से पास होकर के एक विलेज में ये पहुंचते हैं, और ये विलेज क्या है, काफ़ी ओल्ड विलेज है, लेकिन इसके आसपास जो भी लैंड है वो क्या है, वो रिसेंटली क्लियर्ड हुआ है कल्टीवेशन के लिए। और जब इस चीज़ को वो देखते हैं, उस विलेज के आसपास की चीज़ों को कल्टीवेशन के लिए जो एरिया क्लियर हुआ था उसको देखते हैं, तो उसके बाद वो एक चीज़ लिखते हैं, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, गंजूरिया इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी मेड। आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड रिचेस माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स। तो इनका क्या कहना था कि जिस तरह से उसके आसपास की चीज़ों को क्लियर किया गया है कल्टीवेशन के लिए, उसकी वजह से वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, एंड उस खूबसूरती को हम मतलब इस यूनिवर्स के किसी भी कोने से अगर मिलाना चाहे तो वो मिल सकता है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है, इतना खूबसूरत दिख रहा था, ठीक है। जबकि वहाँ पे मतलब रॉकी एरियाज बहुत ज़्यादा थे, ओके। और उन्होंने एक चीज़ और देखी कि जो वहाँ पे टोबैको हो रहा था, ठीक है, टोबैको एंड मस्टर्ड की खेती थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वैसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि वो एरिया भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था जब फॉरेस्ट की कटाई होकर के उसे कल्टिवेटेड लैंड में चेंज किया गया। तो ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर्ड दैट। अब इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने क्या डिस्कवर करा वो भी जानना हमें ज़रूरी है। द फ्रंटियर्स ऑफ द कल्टीवेशन हियर हैड बीन एक्सटेंडेड बाय सांथल्स, ठीक है, जो कल्टीवेशन था वो सांथल्स के द्वारा एक्सटेंड करा जा रहा था, जो कि आए कब थे इस एरिया में, मूव्ड इनटू दिस एरिया इन 1800, ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड द हिल फोक। और उन्होंने क्या करा था, हिल फोक को डिस्प्लेस कर दिया था, 1800 में वो इस एरिया में आए थे, ओके। अबे हाउ डिड द सांथल्स रीच द राजमहल हिल्स, वो राजमहल हिल्स में आए कैसे, ठीक है। तो सांथल्स हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड द 1780s में उन्होंने बंगाल में आना शुरू किया था। जमींदार्स ने उन्हें हायर करा था, किस लिए, टू रिक्लेम द लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए जमींदार्स ने उन्हें हायर किया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्वाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महल्स, और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें इन्वाइट किया था उस जो हमारा राजमहल हिल्स था उसके जंगलों में रहने के लिए, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे आता ये है कि बिकॉज द पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है वो भी जान लो कि जो हमारे सांथल्स थे उनको क्यों इनवाइट किया जा रहा था, उन्हें क्यों लाया जा रहा था, क्योंकि जो फॉरेस्ट के पीपल्स थे, जो पहाड़ियाज थे, वो ट्रीज़ की कटिंग नहीं कर रहे थे, वो जो हमारे ट्रीज़ थे उनको काटने से रिफ्यूज कर दे रहे थे, मना कर दे रहे थे। तो अब उन्हें कोई तो काटने वाला होना चाहिए कल्टिवेटेड लैंड में चेंज करने के लिए। तो वो कौन थे, वो सांथल्स थे, जो कि इस काम में मतलब इस काम को काफ़ी दिल लगा कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे, ठीक है। अब आगे हमारे पास देखो सांथल्स के बारे में भी पढ़ लो थोड़ा सा। वेर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फूट हिल्स ऑफ राजमहल, उन्हें लैंड दे दिया गया और उन्हें इसलिए मना लिया गया कि वो राजमहल की फूट हिल्स में रहना शुरू कर दे, ठीक है, राजमहल हिल्स के। By 1832, a large area of land was demarcated as Daman Eco, the lands of Santhal situated in the Rajmahal Hills, ठीक है। तो इन्हें लैंड ऑफ सांथल के नाम से घोषित कर दिया 1832 में, ठीक है, एक लार्ज लैंड एरिया इन्हें दे दिया गया, ठीक है, दामिन इको। आगे हमारे पास क्या है, दे वर टू लिव विद इन इट, जो एरिया इन्हें दिया गया उसमें उन्हें रहना था और उन्हें क्या करनी थी, खेती करनी थी, ठीक है, एंड बिकम सेटल पिजेंट्स, और वहाँ पे एक सेटल पिजेंट्स, ठीक है, एक सेटल किसान बन जाना था, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, जो लैंड्स इन्हें दिया गया था उसमें कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ शर्तें भी रखी गई होंगी। तो देखो क्या शर्त थी कि एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वॉज टू बी क्लियर्ड। एटलीस्ट 1/10 मतलब 10वां हिस्सा क्या करना था, इन्हें क्लियर करना था, एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, फर्स्ट 10 ईयर्स में उन्हें, ठीक है, 1/10 हिस्सा क्लियर करना था लैंड का, और उसे फर्स्ट 10 ईयर्स तक क्या करना था, कल्टिवेशन करना था उसमें, ओके।
आगे हमारे पास क्या है, आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामिन इको सांथल सेटलमेंट्स एक्सपेंडेड रैपिडली। तो जब उन्हें ये ज़मीन मिली, उनके नाम से जब ज़मीन हुई सांथल्स के नाम से, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पे सांथल सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करा। देखो 1838 में, 1832 में तो हमारे पास वो आया था लैंड्स ऑफ सांथल्स का, ठीक है। 1838 में 40 सांथल्स विलेजेस थे, ओनली 40। 1851 आते आते 1473 विलेजेस हो गए, और इसी टाइम में, ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया, 3000 से 82,000 तक, ठीक है। आप देख सकते हो कितना तेजी से सांथल ग्रो हुआ था, यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था। आगे हमारे पास क्या है, एज कल्टिवेशन एक्सपेंडेड एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लोड इनटू द कंपनीज कॉफर्स। अब जैसे जैसे कल्टीवेशन ज़्यादा बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो रेवेन्यू था वो भी ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब कि पहले 40 थे तो 40 गांव के हिसाब से रेवेन्यू मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जमींदार्स को, लेकिन जैसे ही इतने हो गए तो इतना मिलेगा ना, तो जितने ज़्यादा कल्टीवेशन एक्सपेंड हुए उतना ज़्यादा इन्हें रेवेन्यू भी मिलने लगा, ठीक है। अब हमारे पास पहाड़ियाज, बोथ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स एंड हंटर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स व्हेन सांथल सेटल ऑन द पेरिफेरीज ऑफ राजमहल हिल्स। देखो जब राजमहल हिल्स में सांथल सेटल होने लगे तो क्या हुआ, पहाड़ियाज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अब वो पहाड़ियाज शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो या फिर हंटर्स हो, ठीक है, दोनों को ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लिए भी क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट होते थे, ठीक है। लेकिन अब उनके पास इतना ज़्यादा एरिया नहीं था कि वो मतलब हमेशा ऐसे मूव करते रहे, उनके पास काफ़ी छोटी जगह बच गई, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने लगा, ठीक है। और वो भी ऊपर के पार्ट्स में, लोअर हिल्स में तो उन्हें जाना ही नहीं था, ओके। उन पे लिमिटेशंस थी, इसलिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ी सर्वाइव करने के लिए, और इसीलिए वो ज़्यादा मतलब जो हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे डिपेंड करने वाले जो पहाड़ियाज थे, उनका ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू वो नहीं कर पाए अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास सांथल्स ने क्या किया, अपनी अर्लियर लाइफ को छोड़ दिया। वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे, लेकिन उनका ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और वो एक सेटल्ड हो गए, मतलब सेटल्ड कल्टीवेटर्स के रूप में सेटल्ड हो गए, ओके। कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट एंड डीलिंग विथ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स करने शुरू कर दिए, मार्केट्स में जाना शुरू कर दिया, और जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स होते थे उनके साथ भी डील करना शुरू कर दिया। बट सोन दे फाउंड दैट द लैंड दे हैड ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन वॉज स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स। बट जल्दी उन्हें ये भी एहसास हो गया, उन्हें ये भी पता चलने लगा कि जो कल्टीवेशन वो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो लैंड अब उनके हाथ से भी जा रहा है, स्लीप कर रहा है। अब कैसे उन्हें ऐसा ये फील हुआ, तो स्टेट्स वॉज लेविंग हैवी टैक्सेस, स्टेट उन पे हैवी टैक्सेस लगा रही थी। जो मनी लैंडर्स थे वो क्या कर रहे थे, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। टेकिंग ओवर द लैंड वेयर डेप्थ्स रिमेन अनपेड, और अगर रह गया, ठीक है, अगर कोई भी चीज़, इनका जो भी टैक्सेस वगैरह थे, अगर वो उधार रह गए, रेवेन्यूज़ वगैरह, तो क्या होगा, इनका लैंड ले लिया जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो जमींदार्स होते थे उनका क्या होता था, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। वैसे ही ये जो पीपल्स हुआ करते थे, अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाए, टैक्सेस नहीं दे पाए, तो इनसे भी क्या किया जाता था, लैंड छीन लिया जाता था, ठीक है। जमींदार्स वेयर एजर्टिंग कंट्रोल ओवर द दामिन एरिया, जो दामिन एरिया था जो सांथल्स का था, उन पे जमींदार्स भी अभी क्या कर रहे थे, कंट्रोल करना शुरू कर रहे थे, ठीक है। इसलिए क्या लग रहा था सांथल्स को कि जो उनका कल्टीवेशन वाला जो लैंड है वो क्या हो रहा है, स्लीपिंग हो रहा है, उनके हाथ से निकल रहा है, ठीक है। By 1850s में क्या होता है, the Santhals felt that the time had come to rebel against zamindars, moneylenders and the colonial state in order to create an ideal world for themselves where they would rule। अब 1850s में क्या होता है, जो हमारे सांथल्स होते हैं उन्हें ये फीलिंग आ जाती है, वो ये फील करते हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि उन्हें ज़मींदार्स, मनी लैंडर्स, कॉलोनियल स्टेट्स के अगेंस्ट रिबेल करना चाहिए, ठीक है। उनका विद्रोह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि वो अपने लिए एक आइडियल वर्ल्ड क्रिएट कर सके जहाँ पे वो रूल कर सके, ठीक है। तो इसलिए, और उनका लैंड जो है वो भी उनके हाथ से ना जाए। सांथल रिवोल्ट कब हुआ, 1855 to 56। ये याद रखना है सबको कि सांथल रिवोल्ट कब हुआ, और इस रिवोल्ट के बाद, आफ्टर दिस रिवोल्ट, द सांथल पैरागने वॉज क्रिएटेड। एक सांथल पैरागने क्रिएट किया गया, कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। अब ये इसलिए पैरागने क्रिएट करा गया क्योंकि जो हमारे कॉलोनियल ऑफिसर्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ रूल एंड लॉज भी इस पर लगा दिए जाएंगे, तो जो सांथल्स हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे इतनी ही चीज़ों से, ठीक है। तो इसलिए उनका विद्रोह जो है वो कम हो जाएगा, वो करना छोड़ देंगे। अब हमारे पास आ गया द अकाउंट्स ऑफ बुचानन्स। तो हमारा ये तो सांथल्स का भी समझ में आ गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ भी।
अब हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ बुचानन। तो हम ये उनके अकाउंट से ही सारी चीज़ें पढ़ रहे थे और कुछ अदर्स के भी हैं। तो अब हम बुचानन के बारे में देख लेते हैं पहले। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के एम्प्लॉय थे, ठीक है, एक कर्मचारी थे। ही मार्च्ड एवरीवेयर विद अ लार्ज आर्मी ऑफ पीपल, ड्राउट्समैन, सर्वेयर्स, पाल्किन बियरर्स एंड कुलिस। वो जहाँ भी जाते थे, ठीक है, वो एक लार्ज आर्मीज के साथ जाते थे, उनके साथ बहुत सारे लोग होते थे, जिसमें कुलीज हो गए, सर्वेयर्स वगैरह सारे लोग होते थे, ठीक है। और उनको देख करके ही जो पीपल्स हुआ करते थे गांव के पहाड़ियास, वो पहचान लेते थे कि ये क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर मतलब ये जो हमारी सरकार है उसके ही कोई आदमी है, ठीक है। वो ऐसे ही दूर से ही पहचान लिया जाते थे। द कोस्ट ऑफ द ट्रेवल्स वर बर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी सिंस इट नीडेड द इंफॉर्मेशन दैट बुचानन वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्टेड, ठीक है। तो अब जो कोस्ट होता था ट्रैवल करने का, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, भाई उनको ये थोड़ी ना पता था, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते थे उनको घूमना शौक होता था इसलिए वो घूमते थे, उनको घूमने से मतलब बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड फील करते थे इसलिए वो घूमते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ट्रैवल कुछ कलेक्ट करने के लिए हो रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हो रहा है और भेजे गए हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसलिए जो भी ट्रैवलिंग में कॉस्ट आती थी, जो भी खर्चा होता था, वो कौन देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, ठीक है। किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, तो वहाँ पे लैंड किस तरह का है जहाँ पे उसने भेजा है ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वो लैंड किस तरह का है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती हैं वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करना होता था, ठीक है, इसलिए वो खर्च करती थी। आगे हमारे पास क्या है, एवरीवेयर बुचानन वेंट ही ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व दैट स्टोन्स एंड रॉक्स एंड द डिफरेंट स्ट्रैटा एंड लेयर्स ऑफ द सॉइल। वो जहाँ भी गए उन्होंने बहुत सारे स्टोन्स को, रॉक्स को, लेयर्स ऑफ सॉइल्स, स्ट्रैटा, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करा, इनके बारे में लिखा। उसके बाद उन्होंने किस चीज़ की सर्चिंग की, सर्च ऑफ मिनरल्स एंड स्टोन्स दैट वेर कॉमर्शियली वैल्यूएबल। जो कॉमर्शियली वैल्यूएबल होते थे उन स्टोन्स, उन मिनरल्स के बारे में भी जानकारी देखी, वो कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ही रिकॉर्डेड ऑल साइंस ऑफ आयरन ओर एंड माइका, ग्रेनाइट एंड साल्ट पेटर। उन्होंने सारे साइंस रिकॉर्ड करे, आयरन ओर के, माइका के, ग्रेनाइट के एंड साल्ट पेटर के, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करा और कितने क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ साल्ट मेकिंग एंड आयरन और माइनिंग। उन्होंने केयरफुली किस चीज़ को ऑब्जर्व करा, जो लोकल प्रैक्टिसेस थे साल्ट मेकिंग को लेकर के एंड आयरन और माइनिंग को लेकर के, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने ऑब्जर्व करी। अब आगे हमारे पास व्हेन बुचानन रोड अबाउट लैंडस्केप। अब उन्होंने जब लैंडस्केप के बारे में जब वो लिखना शुरू करते थे तो वो क्या लिखते थे और क्या नहीं लिखते थे, डिस्क्राइब नॉट जस्ट व्हाट ही सॉ, सिर्फ वो जो देखते थे उसके बारे में ही डिस्क्राइब नहीं करते थे, जो उनको देखने के लिए भेजा गया है सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा क्या होता था, वॉट द लैंडस्केप वॉज लाइक, किस तरह का लैंडस्केप है, बट ऑल्सो हाउ इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड मेड मोर प्रोडक्टिव, वॉट क्रॉप्स कुड बी कल्टिवेटेड, विच ट्रीज कट डाउन एंड विच वंस ग्रोन। देखो किस तरह का लैंडस्केप दिखता है, ये सारी चीज़ें ही वो रिकॉर्ड नहीं करते थे ओनली, उसके साथ क्या करते थे, उस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ पे कौन सी चीज़ कल्टीवेट करी जा सकती है, कौन से ट्रीज काटे जा सकते हैं, कौन से ग्रो किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके लाते थे अपने साथ, ठीक है। और उनके हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से ये भी यहाँ पे होता है, प्रूव हो जाता है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल्स थे, जो पहाड़ियाज थे, ठीक है, वो उसके विरुद्ध थे, मतलब वो भी चाहते थे कि उस फॉरेस्ट को कट करके उसको एक एग्रीकल्चर लैंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है, तो वो भी ये चाहते थे। तो गाइज हमारा ये जो सेकंड वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 274 पेज नंबर तक हो चुका है। देखो 274 मैं बार बार बोल दे रही हूँ, जिसके भी सिलेबस में है वो एक बार चेक कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर किसी और के सिलेबस में वो पार्ट भी होगा तो आप वो भी पढ़ लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे।